नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। इस बीच स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में वेतन आयोग को कई जरूरी सिफारिशें सौंपी हैं। इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और हेल्थ और शिक्षा से जुड़े लाभों को बढ़ाने की मांग शामिल है। केंद्र सरकार ने इस वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन लाभों का रिव्यू करेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में पेंशन की हिस्ट्री क्या है। चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, आज भी लाखों लोग पेंशन पर ही बुढ़ापे की प्लानिंग करते हैं। इन दिनों भी पेंशन को लेकर काफी चर्चाएं हैं। ओल्ड पेंशन की मांग की जा रही है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी ईपीएस यानी पेंशन स्कीम बढ़ाने की चर्चा है। ऐसे में पेंशन का इतिहास हर किसी को जानना चाहिए। इतिहासकारों के अनुसार पेंशन की परंपरा करीब 2000 साल पुरानी है, लेकिन मॉडर्न पेंशन सिस्टम की शुरुआत 1770 के आसपास हुई, जब यूरोपीय सेनाओं ने अपने ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद पैसा देना शुरू किया। ब्रिटिश आर्मी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे अफसर पेंशन पाने वाले शुरुआती कुछ ऑफिसर्स हैं। भारत में पेंशन सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुई। माना जाता है कि 1881 में पहली बार भारत में सरकारी कर्मचारियों को फॉर्मल पेंशन दी गई। ये पेंशन एक सम्मानजनक राशि मानी जाती थी, जिससे व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर बना रह सके। पहले भारतीय पेंशन भोगी का नाम कहीं नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि किसी सिपाही या हवलदार को ब्रिटिश राज में पहली बार रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिली होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश ऑफिसर्स को मासिक 100 से 200 रुपए की पेंशन दी जाती थी। वहीं सिपाही और हवलदार को 4 से 7 रुपए पेंशन मिलती थी। आज भले ही ये राशि काफी मामूली लगती है, लेकिन उस समय में 1 रुपए में पूरा महीना सुकून और आराम से बिताया जा सकता था। 1889 में जर्मन चांसलर ऑटो वान बिस्मार्क ने 70 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन योजना शुरू की थी। यही मॉडल बाद में अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में अपनाया गया। पेंशन को आज भी सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। भारत की जीडीपी 2025 में 6.5% और 2026 में 6.7% की दर से बढ़ सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इसकी वजह घरेलू स्तर पर मजबूत मांग और मौद्रिक नीति में नरमी होना है। महंगाई इस साल 3.8% और 2026 में 4% रह सकती है, जो कि आरबीआई की ओर से तय की गई सीमा के मुताबिक है। बयान में कहा गया है कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट से महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिली है। खाद्य मुद्रास्फीति के नेगेटिव होने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जून में घटकर 2.1% रह गई, जो पिछले 77 महीनों में सबसे कम है। रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना से न केवल नए युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा, बल्कि कंपनियों को भी नई हायरिंग के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक नई भर्तियों के तहत केंद्र सरकार हर भर्ती यानी कि हर हायरिंग पर एक तय राशि देगी। ये न सिर्फ युवाओं को मिलेगी, बल्कि कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के मौके मिलेंगे, जिसमें से 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी में कदम रखेंगे। इसके तहत केंद्र सरकार सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बल्कि नौकरी का अवसर देने वाली कंपनियों को भी इंसेंटिव देगी। सोने और चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1025 रुपए बढ़कर 1,05,033 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 99,508 रुपए तोला था। चांदी की कीमत भी 1,357 रुपए बढ़कर 1,15,850 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।
इससे पहले चांदी का भाव 1,14,493 रुपए प्रति किलो था। अमेरिका के टैरिफ के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं, जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। इससे सोने की मांग बढ़ रही है। ऐसे में इस साल सोना 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है और चांदी के भी इस साल 1,30,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने की उम्मीद है। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है। इसमें टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को आधा घटाकर 5 लाख से 2.5 लाख तक किया गया है। सांसद और फाइनेंस सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन विजयंत जय पांडा ने इस कानूनी बदलाव के बारे में बात करते हुए कहा कि नए ड्राफ्ट बिल में इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ही आसान फार्मूले और टेबल दिए गए हैं, जिससे ये और सरल हो जाए। इस बिल में इनकम टैक्स पॉलिसी या टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने करीब 600 आईटी प्रोफेशनल्स की ज्वाइनिंग टाल दी। इससे नाराज टेक प्रोफेशनल्स ने भारत सरकार से मदद मांगी है। ये मामला तब सामने आया जब कुछ दिन पहले टीसीएस के कर्मचारियों ने कंपनी की नई बेंच पॉलिसी के खिलाफ लीगल कंप्लेंट दर्ज करवाई। इस नई नीति के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 35 दिन तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगता तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे कई प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें ऑफर लेटर मिल चुके थे और ये लोग अपनी पुरानी नौकरी छोड़ चुके थे। अब वे मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक तनाव में हैं। एनआईटीईएस ने लेबर मिनिस्ट्री से भी मांग की है कि टीसीएस को स्पष्ट टाइमलाइन देने के लिए कहा जाए और इससे प्रभावित प्रोफेशनल्स को मुआवजा मिले। साथ ही कंपनी की एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम यानी ईएपी के तहत मानसिक हेल्थ सपोर्ट और इंटरनल रोल्स की पेशकश भी की जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी शहरी सहकारी बैंकों को आंतरिक इंटरनल ऑडिटर्स के लिए इंटरनेशनल पैरामीटर्स को अपनाने के लिए कहा है। इसमें आईआईए और बीसीबीएस द्वारा जारी स्टैंडर्ड अपनाने की बात कही गई है। इन दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जो कि भारत के शहरी सहकारी बैंकिंग का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और भारतीय इंटरनल ऑडिट परीक्षण संस्थान के साथ समझौता किया गया है। इससे देश के शहरी सहकारी बैंकों में डिपॉजिटर्स का विश्वास बढ़ेगा। ईडी ने ई कॉमर्स कंपनी मंत्रा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। इस कंपनी के साथ ही इससे जुड़ी दूसरी कंपनियों और उसके निदेशकों के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें 1,654 करोड़ रुपए के एफडीआई उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ईडी के अनुसार उन्हें शिकायत मिली थी कि मंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ये कहा गया है कि वो थोक कैश एंड कैरी कारोबार से जुड़ी है। इसके लिए उसे विदेशी इन्वेस्टर्स से 1,654 करोड़ 39 लाख रुपए प्राप्त हुए। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा कि मंत्रा ने 1 अप्रैल 2010 और 1 अक्टूबर 2010 की एफडीआई पॉलिसीज का उल्लंघन किया है। इसके अंतर्गत इस समूह की कंपनियों को केवल 25% तक बिक्री की जा सकती थी, लेकिन मंत्रा ने वेक्टर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को 100% बिक्री करके इस नियम का वायलेशन किया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने और घरेलू इनोवेशन को बढ़ावा देने और औषधि सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत के फार्मा मेडटेक क्षेत्र को लागत से नवाचार आधारित विकास में बदलने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट और चिकित्सा उपकरणों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इंडस्ट्री एकेडमिक कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के खर्च से एक पीआरआईपी योजना शुरू की गई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने जवाब में उन्होंने बताया कि औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने और घरेलू नवाचार को सहायता देने और औषध आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार संवर्धन योजना, औषध के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, औषधि मध्यवर्ती सक्रिय औषधीय सामग्री के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना, औषध उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना, पीआरआईपी योजना को 5,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान को सुदृढ़ करके भारत के फार्मा मेडिटेक क्षेत्र को लागत आधारित से नवाचार आधारित विकास में बदलना और नई औषधि खोज और विकास और चिकित्सा उपकरणों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग अकादमिक संपर्क का संवर्धन करना है।
इसके अंतर्गत अनुसंधान अवसंरचना को सृजित करने और चिन्हित किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में प्रत्येक में 1 की दर से 7 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए कुल बजटीय सहायता 700 करोड़ रुपए है। ये COE, वायरल रोधी और बैक्टीरिया रोधी दवा की खोज और विकास, चिकित्सा उपकरण, बल्क औषधि, फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण, नवीन औषधि प्रदानगी प्रणाली, फार्मास्यूटिकल्स और जैविक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों में है। और इस योजना के तहत अब तक 104 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 2 पेटेंट दायर किए गए हैं। इस योजना में उद्योग और स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए 4,250 करोड़ रुपए का परिव्यय भी शामिल है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के साथ सहयोग भी शामिल है, ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार परियोजनाएं शुरू की जा सकें। औषध के लिए PLI योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ाकर औषध क्षेत्र में अधिक मूल्य वाली वस्तुओं के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं का संवर्धन करना है। ये बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनरिक दवाओं, पेटेंट प्राप्त दवाओं या पेटेंट समाप्ति के करीब दवाओं, ऑटो इम्यून दवाओं, कैंसर रोधी दवाओं जैसी उच्च मूल्य वाली दवाओं के उत्पादन के साथ ही बल्क औषधि के लिए PLI योजना के तहत अधिसूचित के अलावा API, KSM, DI के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे आत्मनिर्भरता में योगदान प्राप्त होता है। मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इस योजना के तीसरे वर्ष तक 37,306 करोड़ रुपए का संचयी निवेश योजना की 6 वर्ष की अवधि के दौरान लक्षित 17,275 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश से काफी हद तक पार हो गया है और 2,66,528 करोड़ रुपए के अनुमोदित उत्पादों की संचयी बिक्री की गई है, जिसमें 1,70,807 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। योजना की 6 वर्ष की अवधि में लक्षित 2,94,000 करोड़ रुपए की संचयी बिक्री योजना के चौथे वर्ष में पार हो जाने की संभावना है। बल्क औषधि के लिए PLI योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण KSM, DI और API में आत्मनिर्भरता की स्थिति में सुधार करना और आयात निर्भरता को कम करना है। मार्च 2025 तक इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत 6 वर्ष की उत्पादन अवधि में 3,938 करोड़ रुपए का प्रतिबद्ध निवेश, योजना के तीसरे वर्ष तक 4,570 करोड़ रुपए के संचयी निवेश के साथ काफी हद तक पार हो चुका है। इसके अतिरिक्त 25 API, KSM, DI के लिए उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। बल्क औषधि पार्क योजना के अंतर्गत 3 पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनकी कुल परियोजना लागत 6,300 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक में छोटे और मंझोले व्यापारियों को UPI ट्रांजैक्शन के आधार पर आयकर विभाग की ओर से लगातार GST नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक लगभग 6,000 व्यापारियों को ऐसे नोटिस मिल चुके हैं। इनमें सब्जी बेचने वालों से लेकर छोटे दुकानदार तक शामिल हैं। कर्नाटक के कई व्यापारी संघों ने अपने सदस्यों से UPI लेन देन का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस नोटिस के विरोध में 25 जुलाई को हड़ताल का भी आह्वान किया है। बेंगलुरु के एक सब्जी विक्रेता को, जिसने बीते 4 वर्षों में करीब 1,63,00,000 रुपए का UPI ट्रांजैक्शन किया, 29 लाख रुपए का GST नोटिस मिला है। ये दुकानदार मुख्य रूप से किसानों से सीधे सब्जियां खरीदते हैं और ग्राहकों को बेचते हैं। कमर्शियल टैक्स की ज्वाइंट कमिश्नर मीरा सुरेश पंडित ने बताया कि ये नोटिस कोई अंतिम टैक्स निर्धारण नहीं है, ये सिर्फ जांच के लिए भेजा गया है। जिन व्यापारियों को नोटिस मिला है वे अपने दस्तावेजों के साथ जवाब दे सकते हैं। जवाब सही होने पर नोटिस वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए और वस्तु क्षेत्र में 40 लाख रुपए का टर्नओवर पार करने पर GST के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। टाटा ग्रुप, गूगल इंडिया और इन्फोसिस देश के शीर्ष 3 सबसे आकर्षक एम्प्लॉयर ब्रांड बनकर उभरे हैं। रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। इसके मुताबिक भारत के लोग पर्पस ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस, समानता और अट्रैक्टिव सैलरी की प्रमुख भूमिका है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक टाटा ग्रुप ने फाइनेंशियल हेल्थ, करियर में ग्रोथ के मौकों और प्रतिष्ठा के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल गूगल इंडिया का दूसरा स्थान रहा और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है। इस साल भारत के शीर्ष 10 सबसे अच्छे एम्प्लॉयर ब्रांड में सैमसंग इंडिया, JP मॉर्गन चेज, IBM, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक पहले 10 एम्प्लॉयर ब्रांड की सूची में आने वाला अकेला पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये थी कॉर्पोरेट दुनिया की आज की कुछ खास खबरें। अपडेट्स के लिए बने रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Let's talk, let's connect, and let's mic.